Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Hmm. So, exercise number 10.2 introduction is in process. Vector algebra is the topic name. और उसके अंदर अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में पर्टिकुलरली अपन ने एडिशन सब्ट्रैक्शन ये दो पार्ट कवर किए थे एंड एडिशन भी हमने दो लॉ से कवर किए थे. फर्स्ट वन वाज क्या ट्रायंगल लॉ एंड दिस अदर वन वाज पैरेललोग्राम. तो जो लास्ट हमने कवर किया दैट इज पैरेललोग्राम लॉ. यस और नो? ये पैरेललोग्राम लॉ इज द लास्ट टॉपिक विच वी कवर्ड यस्टरडे. ठीक है. और आज क्या करना है? आज अब एडिशन पूरा हो चुका है, सब्ट्रैक्शन पूरा हो चुका है. तो एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों पूरे हो चुके हैं. तो सबसे पहले वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज. एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत सिमिलर ही है ना, यानी दो एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन भी हम साथ में ही बता सकते हैं. उसके बाद फिर बचता है हमारा एक अलजेब्रा और बचता है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन. ठीक है. उसके बाद फिर दो टॉपिक और बचते हैं, वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स एंड द सेक्शन फार्मूला. बिफोर एक्सरसाइज 10.2 सारे टॉपिक्स हैं, तो नंबर ऑफ टॉपिक्स ज्यादा है जैसा कि मैंने कल कहा. ठीक है. सो क्विकली लेट्स गो टू द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन. प्रॉपर्टीज सीखनी है इसकी. ठीक है. देखो भाई, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ. तो वेक्टर एडिशन या किसी भी चीज के एडिशन की जब भी बात हो तो आप उसको कंपेयर करना कि जनरली हम रियल नंबर्स को ऐड करते हैं तो क्या होता है. दिख रहा है? जनरली अपन रियल नंबर्स को ऐड करते हैं तो क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करूँ 5+7, तो क्या मैं इसको 7+5 लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? बोलो. 5+7 को मैं 7+5 लिख सकता हूँ. तो जब हम ऐसे लिख सकते हैं, जिसको अपन उल्टा फुल्टा भी बोलते थे, तब हम उसको क्या बोलते हैं कि इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई हो रहा है. इट फॉलोज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इस चीज को क्या बोलते हैं? उल्टे फुल्टे होने को क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव. क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव. ये जनरल रियल नंबर्स के एडिशन पे लागू होता है. अच्छा, जो जो टॉपिक्स हमने अभी तक पढ़े जैसे सेट्स, सेट्स के एडिशन, सेट्स के यूनियन पे ये लागू होता है. ठीक है. इंटरसेक्शन, सेट्स के इंटरसेक्शन पे भी ये लागू होता है. याद करो, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन, एक ही बात होगी. ए यूनियन बी करेंगे, बी यूनियन ए करेंगे, एक ही बात होगी. ठीक है. फिर आ जाओ मैट्रिसेस. मैट्रिसेस में भी दो मैट्रिसेस के सम पर ये चीज लागू होती है. ठीक है. अब आ गए हम फाइनली वेक्टर एडिशन पे. तो वेक्टर एडिशन पे भी ये कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? लागू होता है. कहने का मतलब है अगर मैं वेक्टर ए में वेक्टर बी जोड़ूं या मैं वेक्टर बी में वेक्टर ए जोड़ूं, बात बराबर होगी. बात बराबर होगी. समझ आया? ठीक है. क्लियर है? अब इसको अपन प्रूव करेंगे पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन से कि ये कैसे बात बराबर होगी, कि ए में बी जोड़े या बी में ए जोड़े, बात कैसे बराबर होगी. ठीक है. तो चलो, ये तो बनी बनाई चीज सी चीज है ना, तो एक अलग से चीज बना के इसको रिप्रेजेंट करके देखते हैं. ठीक है. बनी बनाई में तो फिर क्या होगा, ये बनी बनाई तो फिर बुक में भी है, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी. तो एक अलग से शीट खोल देता हूं मैं. अब ध्यान से देखना. हमको क्या प्रूव करना है बेटा? वेक्टर ए में बी जोड़ो या वेक्टर बी में ए जोड़ो, बात बराबर है. इस बात को हमको साबित करना है. लेट्स से दिस इज वेक्टर ए एंड लेट्स से दिस इज वेक्टर बी. तो मुझे बताओ ए प्लस बी क्या होगा? समझदार हैं आप सब लोग? ये होगा सर ए प्लस बी. ट्राइंगल लगा दिया हमने. ये होगा वेक्टर ए प्लस बी. यस और नो? ठीक है. मैं इनको मार्क भी कर देता हूँ. वेक्टर ए प्लस सिंगल सिंगल लेटर में मार्क कर देता हूँ, चलेगा ना? डबल लेटर की जगह. सो दिस इज वेक्टर ए. बहुत ज्यादा ही मोटा चल रहा है. This is vector A and this is vector B and this vector is the sum of these two vectors. को C नाम देके A प्लस बी लिख सकते हैं. कोई डाउट नहीं है? अब आपको A प्लस बी ना करके B प्लस ए करना है. अब आपको A प्लस बी ना करके B प्लस ए करना है, यही करना है आपको. तो मैं नए वेक्टर्स नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं नए वेक्टर्स बनाऊंगा तो डाउट क्रिएट हो सकता है कि सर जो नए वेक्टर्स बने हुए हैं वो एडजस्टमेंट करके बने हुए हैं, जबरदस्ती प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए बने हुए हैं. मैं इन्हीं वेक्टर्स की कॉपी करूंगा, यही ए और बी लूंगा. कहने का मतलब है यही ए और बी में लूंगा, लेकिन अब मैं ए के साथ बी नहीं जोड़ूंगा, अब मैं बी के साथ ए जोड़ूंगा. ये मैं करने वाला हूं. तो मैं क्या करता हूं, देखो, मैं ए और बी की कॉपीज बनाता हूं विद सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन. ये हो गया ए, ये हो गया बी. कंट्रोल सी, कंट्रोल वी. तो ये इनकी कॉपीज तैयार है मेरे पास. सॉरी, चेंज हो गया था. ये इनकी कॉपीज मैं यहाँ ले आता हूँ. ठीक है. तो अभी भी ये ए प्लस बी हो रहा है. मुझे क्या करना है?
बी प्लस ए। तो बी प्लस ए प्लस बी करने के लिए ए का टर्मिनल पॉइंट बी के इनिशियल पॉइंट से कोलाइड होना चाहिए था। बी प्लस ए करने के लिए क्या कोलाइड होना चाहिए, बी का टर्मिनल पॉइंट नहीं, ए के इनिशियल पॉइंट से कोलाइड होना चाहिए। तो फ्री वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट से वो एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, लेकिन इन वेक्टर्स की ना तो डायरेक्शन बदलनी है ना मैग्नीट्यूड बदलना है, यही सेम वेक्टर्स होने चाहिए, बस आप इनको डिस्प्लेस कर सकते हो अपनी जगह से। फ्री वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट समझ आए? तो मैं क्या करूं, देखो मैं एक चीज कर सकता हूं, इसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पे, और इसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया वहां पे। अब चेक करो ये बी प्लस ए हो गया क्या, हो गया? ठीक है, क्लियर है? ये थे ना मेरे प्लस, एक मिनट रुको, इनको इनके नाम के साथ कॉपी करते हैं तो ज्यादा मजा आएगा। ये हो गए ए और बी। अब इस बी को मैं डिस्प्लेस कर देता हूं यहाँ, और ए को मैं डिस्प्लेस कर देता हूं वहां। मैंने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदला क्या, नहीं बदला, कहने के लिए वो वही ए और बी वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब ए प्लस बी, अब बी प्लस ए करना, अब क्या करना है, तो अब अगेन आप ट्राइंगल लगाओगे बेटा, बोलो लगाओगे? तो ट्राइंगल जब आप लगाओगे तो ये था बी वेक्टर, ये था ए वेक्टर, तो इस ट्राइंगल की तीसरी साइड होगी बी प्लस ए। अब मुझे ये चेक करना है कि जो तीसरी साइड है बी प्लस ए, और जो उधर बनी थी ए प्लस बी, ये दोनों, ये और ये कौन कौन सी, एक तो मैं इधर बना रहा हूँ बी प्लस ए, और उधर ऑलरेडी बनी हुई है ए प्लस बी। ये वाली वेक्टर और ये वाली वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन की वेक्टर है, यानी इक्वल वेक्टर हैं या नहीं है? तो एक काम करता हूं मैं, अगर मैं अभी मैं बना दूंगा, लेट से मैंने बना दिया, तो करीब करीब सेम ही लग रहा है, पैरेलल भी लग रहे हैं, कोलिनियर भी लग रही है ना, सेम लाइन के पैरेलल है। लेकिन फिर भी डाउट तो है सर, हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा बहुत छोटा कम ज्यादा हो सकता है, डायरेक्शन थोड़ी सी एक आध डिग्री इधर उधर हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वाले वेक्टर की कॉपी बना लेता हूँ, और मैं इस वाले वेक्टर की कॉपी बनाकर उधर एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ कि उधर फिट बैठती है कि नहीं बैठती है। अगर फिट बैठ गई तो यानी कि ये सेम है दोनों वेक्टर्स, मैंने कॉपी बना ली, इसको उठाऊं मैं और उधर जाके प्लेस करने की कोशिश करूं, ये लो साहब, परफेक्ट फिट है। टेलर भी ऐसे फिटिंग नहीं देता, ठीक है ना, परफेक्ट फिट है, ना थोड़ा सा ऊपर ना थोड़ा सा नीचे, समझ गए? सो दिस इज माई बी प्लस ए वैक्टर, और हमने ये पिक्चोरियली साबित कर दिया है कि मैं ए प्लस बी करूं या मैं बी प्लस ए करूं, वही ए प्लस बी को मैंने कॉपी करके यहाँ किया था, और मैं अब की बार बी प्लस ए कर रहा हूँ। बी प्लस ए करने के लिए एडजस्टमेंट तो करने पड़ेंगे फ्री वेक्टर, क्योंकि बी प्लस ए के लिए उसका टर्मिनल उसका इनिशियल को लाइट करना पड़ेगा। तो इसको उधर किया, तो मेरे पास जो वैक्टर निकल के आया, ये अगेन सेम वेक्टर्स हैं, सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स, यानी इक्वल वेक्टर्स है। साबित हो गया ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए है। समझ आया? ओके। तो इस तरीके से हम अभी कॉम्यूटेटिव लॉ हमने साबित किया, अभी एसोसिएटिव लॉ भी हम वैसे ही करेंगे। तो अब आपको नोट्स में जो कॉपी करना है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस, ये तो मेन लॉ है, ये तो मेन लॉ है जो फॉलो होता है वेक्टर एडिशन में। फिर ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन जो अभी मैंने करके बताया सेम, ए प्लस बी करूं तो ये वेक्टर बनता है, बी प्लस ए करूं तो ये वेक्टर बनता है, और ये वेक्टर एग्जैक्टली इक्वल वेक्टर्स हैं। ये वेक्टर एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स हैं। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, क्या लिखा हुआ है हेयर, वेक्टर ए प्लस बी करो या वेक्टर बी प्लस ए करो, दोनों केसेस में रिप्रेजेंट करते हैं सेम वेक्टर को या इक्वल वेक्टर को। चलें सेकंड लॉ पे, बोलो कम्यूटेटिव लॉ क्लियर। एसोसिएटिव लॉ, अब एसोसिएटिव लॉ भी एडिशन पे हमेशा लागू होता है, चाहे से रियल नंबर का केस हो, चाहे से सेट्स का केस हो, चाहे से मैट्रिसेस का केस हो, और चाहे से वेक्टर्स का केस हो। क्या होता है एसोसिएटिव लॉ, देखो ये लॉ देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव। ये क्या कहता है, आपका तीन वेक्टर्स हैं आपके पास, आप ए में बी जोड़ो, जो आंसर आए उसमें सी जोड़ो, या आप पहले बी में सी जोड़ दो और उस आंसर को ए में जोड़ दो, आपको पास फाइनली सेम वेक्टर मिलेगा। ऐसा ना रियल नंबर्स के केस में भी होता है, आप कुछ नहीं यहाँ पे रियल नंबर्स रख के देख लो, 3 + 5 + 7, या फिर 3 + 5 + 7, आंसर सेम आएगा। 5 + 7 नहीं, 3 + 5 8, एंड 8 + 7 15, यहाँ पे 5 + 7 12, एंड 3 + 12 15, तो सेम आंसर आ रहा है 15 15। तो ये वेक्टर के केस में भी लागू होता है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो ये तो हो गया मेन लॉ। देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, लॉ पूछ रहा है या उसका प्रूफ पूछ रहा है, तो ये तो है लॉ। अब इसका प्रूफ अगेन पिक्चोरियली इसको हम प्रूव करते हैं, ये तो बना बनाया है।
ये तो आपको नोट्स में नोट करना है एज इट इज, लेकिन इसको करके तो देखें ये हुआ कैसे, या तो आपकी बुक में भी एज इट इज छापा हुआ है, बट ये आया कैसे, ये डायग्राम इस डायग्राम के बराबर कैसे है। ठीक है, करके देखें। चलो, तो अब आपको तीन वेक्टर्स के बारे में सोचना है बेटा, है ना। आ जाओ हमारी ब्लैंक शीट पे, ये हमारी वर्किंग शीट है एक तरीके से। आ जाओ। तो तीन वेक्टर्स के बारे में सोचना है मुझे। सबसे पहले मैंने वेक्टर ए ड्रॉ किया, जैसा कि मैं करता हूं, लेट्स से वेक्टर ए। फाइन। फिर ए प्लस बी करना है ना आपको, तो ये लो मैंने वेक्टर बी ड्रॉ कर दिया। तो ए प्लस बी वाला वेक्टर ऑब्वियसली मेरा ट्रायंगल की तीसरी साइड यानी ये वाला वेक्टर होगा। होगा। होगा, थोड़ा सा नीचे हो गया। ठीक है। ए बी, ए प्लस बी। अब करना क्या है, देखो उस लॉ की एलएचएस साइड क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करके वेक्टर सी ऐड करना, ये उसकी एलएचएस साइड है। उसके हिसाब से जो डायग्राम बनाऊंगा, तो इस एलएचएस साइड का ये वाला पोर्शन तो कवर हो गया। हो गया ना। ये क्या था, वेक्टर ए। ये क्या था, वेक्टर बी। और ये क्या बना दिया मैंने, वेक्टर ए प्लस बी। जिसको चाहो नहीं, सी नहीं लिख सकते, सी इक्वल टू नहीं लिख सकते क्योंकि सी एक और वेक्टर बन, कुछ भी मत डालो, ए प्लस बी डाल दो। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर में एक और वेक्टर जोड़ना है सी। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट खींच के एक वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल वो वेक्टर मैं कहाँ बनाऊं, वो वेक्टर मैं ऊपर की साइड बना देता हूँ, क्योंकि अगर मैं नीचे बनाऊंगा, या फिर इधर बना दो, थोड़ा सा नीचे बना दो, या फिर ऊपर बनाए तो ज्यादा बढ़िया है ना, क्योंकि अगर मैं देखो नीचे नीचे बनाता हूँ तो फिर रिजल्टेंट वेक्टर इसको क्रॉस करके आएगा, वो कंफ्यूजिंग सा लगेगा। मैं काम करता हूँ, ये बना देता हूँ मैं वेक्टर सी। बना दिया मैंने ये वेक्टर सी। इसके टर्मिनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट मिला के ये हो गया हमारा वेक्टर सी। तो अब वेक्टर ए प्लस बी में जब सी जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर अब ये बनेगा फाइनली इस ट्रायंगल की तीसरी साइड। तो ये हो गया मेरा वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, दिस वाला वेक्टर इज माय वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। कोई डाउट नहीं है ना बेटा। थोड़ा इसको लंबा खींच दो। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं अपन ए प्लस बी प्लस। ठीक है, थोड़ा सा गैप आ रहा है बीच में, कोई बात नहीं, है ना। समझ जाना, अब वो ये उधर भी फिर इतना ही गैप आएगा ना। ए प्लस, ये वेक्टर है वेक्टर ए प्लस बी करके ब्रैकेट, फिर सी जोड़ा है हमने इसमें। ठीक है। ओके। अब अपने को यही वेक्टर्स लेने पड़ेंगे, ये हमारी मजबूरी है, ए बी सी यही लेने पड़ेंगे। बट अब अपने को पहले बी प्लस सी करना है, बाद में उसमें ए जोड़ना है। तो पहले बी प्लस सी करना है ना, तो पहले बी और सी को उठा लूं मैं, क्योंकि आरएचएस पार्ट क्या है, ये तो थी एलएचएस पार्ट। आरएचएस पार्ट क्या थी, वेक्टर ए में अब आप वेक्टर बी प्लस सी के रिजल्टेंट वेक्टर को जोड़ के बताएं और देखें सेम वेक्टर आता है कि नहीं आता है। तो पहले बी प्लस सी कर दूं मैं, फिर जो जो भी वो आंसर आएगा उसको ए में जोड़ूंगा। तो बी और सी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ए को बाद में उठाऊंगा। सॉरी, कॉपी करना है ना मुझे, तो इसको तो डिलीट करो, मुझे अब की बार कॉपी करना है। तो ये हो गया हमारे बी, नाम के साथ कॉपी करते हैं। ये हो गया हमारा सी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ले आए इधर। ये आ गए दोनों वेक्टर्स। ये मेरे बी प्लस सी है या नहीं बताओ। ये मेरे बी और सी है, मेरे बी प्लस सी नहीं है, ये मेरे बी और सी है। बी प्लस सी तो अब बनाऊंगा, तो आप खुद सोचो बी प्लस सी कैसे बनेगा। अगर ये बी है ये सी है, तो इस ट्रायंगल की तीसरी साइड ही तो बी प्लस सी होगी, बना दूं। वो ये बी प्लस सी उधर नहीं था कहीं, उधर इस वाले डायग्राम में बी प्लस सी कहीं नहीं बना हुआ, ए प्लस बी बना हुआ है और ए प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट बना हुआ है। बी प्लस सी बनी इस वाले डायग्राम में रहा है, क्योंकि इसमें करने के लिए वो कह रहा है। ठीक है, जैसा वो कह रहा है कर देते हैं बी प्लस सी। आप कहोगे सर ये वेक्टर तो वहां बना नहीं, क्योंकि वहां पे था ही नहीं, उसके जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें भी कहीं नहीं है, तो डायग्राम में भी नहीं है। तो बी प्लस सी बना देता हूं मैं लाइक दिस। ये हो गया हमारा बी प्लस सी, इसी को कहोगे बी प्लस सी, टेल मी। इसी को कहोगे, मार्क कर दूं मैं बी प्लस सी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। डन। अब क्या चाहिए आपको, इस वेक्टर को, इस वेक्टर बी प्लस सी को आपको ए में जोड़ना है, और ए भी उधर से ही लूंगा मैं, कॉपी पेस्ट करके, चेंज नहीं करूंगा, नया नहीं बनाऊंगा, वही से लूंगा, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। तो अब मैं ए को कॉपी करूं, ये लो मैं ए को कॉपी तो कर देता हूं विथ नाम के साथ। ये ए, ये का नाम कंट्रोल सी कंट्रोल वी,
इसको मैं यहाँ तो ले आता हूँ एक बार के लिए, लेकिन इसको एडजस्ट कहाँ करना है, इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है ताकि ताकि ए का टर्मिनल पॉइंट और ये बी प्लस सी का इनिशियल पॉइंट कोलाइड करे। तो बी प्लस सी वाला वेक्टर ये है, इसका तो क्या चाहिए, इनिशियल, ये है इसका इनिशियल, और ए का क्या चाहिए, ये है इसका टर्मिनल। तो इसको इससे कोलाइड कराना है, कराऊं पैरेलल डिस्प्लेसमेंट करके, करा दूं, उधर से लेके तो आ गया मैं ये वाले वेक्टर को। ठीक है चलो भैया आप इधर चलो, ये लाइक दिस, समवॉट लाइक दिस। अब आप खुद सोचो कि ये वेक्टर है और ये वेक्टर बी प्लस सी का सम, ये तीसरी साइड होगी नहीं होगी, होगी, बना दूं। अब मैं बना के फिर मुझे ये भी वेरीफाई करना है कि ये फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर और ये फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर सेम है या नहीं है। तो मैं बनाता नहीं हूं, मैं उसी को कॉपी करके लाता हूं, देखता हूं उधर फिट बैठती है कि नहीं बैठती। अगेन समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब की बार मैं, ये लो साहब इसको उठाओ यहाँ से, इसका नाम तो फिर मैं अलग से रख दूंगा। एक बार वेक्टर उठा लिया मैंने, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसी की कॉपी है, ये लो। इसको मैं एग्जैक्ट यहाँ पे फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और थोड़ा सा गैप उधर भी आ रहा था, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे भी आएगा। सो करीब करीब फिट है, वही सेम वेक्टर है, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। इस वेक्टर का नाम क्या रखा जाएगा, ये वेक्टर ए के अंदर बी प्लस सी को जोड़ा गया वेक्टर है, और ये फाइनल वेक्टर हमारे उस फाइनल वेक्टर से एग्जैक्टली मैच करता है। दिस विल प्रूव माय एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ आया, समझ आया। चलो अब आपको जो नोट्स में नोट डाउन करना है वो यही ऐसा ही कुछ डायग्राम रहा होगा, बस ये है कि वो बना बनाया था। देखो इधर देखो, इसमें ए और बी ऐसे बनाया हुआ है, देखो इसमें ए और बी ऐसे बनाया हुआ है, हमने ऐसे बनाया था, इसमें कैसे बनाया हुआ है, ये ए ये बी, तो ये हो गया ए प्लस बी। अब यहां से फिर ये सी, तो ये हो गया हमारा ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि इसमें ये है फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर, सबसे आखिरी वाला वेक्टर। इधर आ जाओ, अब बी प्लस सी पहले तो कॉपी पेस्ट कर लिया, देखो तो स्क्रीन पे ये बी प्लस सी था, ये उधर बी प्लस सी है, हो गया कॉपी पेस्ट, सेम लेंथ एंड सेम डायरेक्शन वाला वेक्टर। और बी प्लस सी बना भी दिया, तो ये बन गया बी प्लस सी। अब बी प्लस सी में इस ए को उठा के वहां ले गए, तो ये ए इधर फिट हो गया। अब ए प्लस बी प्लस सी ये वाला वेक्टर बना। अब आप देखो यहाँ पे फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर और यहाँ पे फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर जिसको अपन बोलते हैं, दिख रहा है, दिख रहा है, सेम लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, प्लस सेम डायरेक्शन भी है, तो प्रूव हो गया एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, हेयर ए प्लस बी करके सी जोड़ूं या बी प्लस सी करके ए जोड़ूं, रिप्रेजेंट द सेम वेक्टर, नो डाउट्स। तो दो लॉ क्लियर है, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ। अब आ जाओ नेक्स्ट थिंग, एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी और ये इनवर्स, ये दोनों चीजें हम मैट्रिक्स में भी पढ़ चुके हैं, हम सेट्स में भी पढ़ चुके हैं, याद है। एडिटिव आइडेंट अब लेकिन अब वेक्टर्स के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा वेक्टर है जिसको किसी भी दूसरे वेक्टर में जोड़ें तो उस दूसरे वेक्टर की आइडेंटिटी नहीं बदलती है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, एक वेक्टर है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है बेटा, एक कैसा वेक्टर है, ये एक ऐसा वेक्टर है जिसको किसी दूसरे वेक्टर में जोड़ दें, जिसको किसी दूसरे वेक्टर में ऐड कर दूं। वेक्टर विच ऑन एडेड टू सम अदर वेक्टर डज नॉट चेंज द आइडेंटिटी ऑफ दैट वेक्टर। उस वेक्टर की आइडेंटिटी नहीं बदलनी चाहिए, इसमें मैं जोड़ रहा हूं। तो आप रियल नंबर के केस में भी सोचो कि एक ऐसा नंबर जिसको किसी नंबर में मैं जोड़ूं तो उस नंबर की आइडेंटिटी ना बदले, यानी वो नंबर सेम रह जाए, ऐसा कौन सा नंबर है, जीरो। लेकिन मैंने कहा सेवन, अब सेवन में कुछ ऐसा नंबर जोड़ो ताकि सेवन सेवन ही रह जाए, सेवन की आइडेंटिटी ना बदले, तो सेवन में आप जीरो ही तो जोड़ोगे, तभी तो सेवन सेवन ही रहेगा। तो जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन ऑल केसेस, चाहे से हम मैट्रिसेस की दुनिया में चले जाए वहां जीरो मैट्रिक्स होता था, चाहे से हम रियल नंबर की दुनिया में चले जाए वहां पे जीरो एज ए नंबर होगा, चाहे हम सेट्स की दुनिया में चल जाए वहां पे जीरो सेट होगा, नल सेट होगा जिसको अपन बोलते हैं, एम्प्टी सेट होगा। यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी जीरो वेक्टर होगा, क्या होगा यहाँ पे, जीरो वेक्टर। तो इस कॉल द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ दैट वेक्टर। एंड कौन सा होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को हम ऐसे भी डिनोट कराते हैं, कैसे, जीरो लिख के ऊपर वेक्टर। जीरो वेक्टर एक्ट्स एज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी वेक्टर। क्यों, क्योंकि किसी ए नाम के वेक्टर में जीरो जोड़ो, अच्छा कॉम्यूटेटिव तरीके से जोड़ के देखेंगे हम, और फिर जीरो में ए जोड़े, बोथ वेज हमको वही ए वेक्टर मिलेगा, यानी कि ए की आइडेंटिटी नहीं बदलेगी। आइडेंटिटी का काम खत्म।
अब आता है एडिटिव इनवर्स। आप याद करो मैट्रिसेस में जब अपन पढ़ते थे तो भी यही था, पहले आइडेंटिटी फिर इनवर्स। सेट्स में पढ़ते थे तो भी यही था, पहले आइडेंटिटी देन इनवर्स। तो वो सेम टू सेम ही है, बस वेक्टर्स में चल रहा है। तो ज्यादा दिक्कत अभी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि ये नई चीज नहीं है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, ये सारी चीजें नई नहीं है। ये सिमिलरली कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये नई चीज नहीं है। बस उन सारी चीजों को वेक्टर्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है। इन शॉर्ट वहां पे जो एडिशन में होता था वो सब यहाँ पे भी एडिशन में होगा, पर कैसे होगा वो बस अपन वेरीफाई कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं चीजों को। ओके ना। ये एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर, ऑब्वियसली वेक्टर्स की बात चल रही है, एक ऐसा वेक्टर बी नाम का जिसको ए वेक्टर में मैं जोड़ूं, किसी भी वेक्टर में जोड़ूं, दैट मीन्स ए वेक्टर में जोड़ूं कॉम्यूटेटिव तरीके से। कॉम्यूटेटिव तरीके से मतलब ए प्लस बी करूं, या क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, ए प्लस बी करना और बी प्लस ए करना, बोलो तो क्या हो, तो आंसर में दोनों तरीके से आंसर में एडिटिव आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या अभी भी प्रूव किया हमने, जीरो वेक्टर। तो अगर ए प्लस बी अगर जीरो आ रहा है और बी प्लस ए भी जीरो आ रहा है, तो बी वेक्टर को ए वेक्टर का एडिटिव इनवर्स कहा जाएगा, या सिंपली इनवर्स भी कह सकते हैं। सिंपली इनवर्स नहीं कह सकते क्योंकि सिंपली इनवर्स तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। सिंपली इनवर्स हमेशा क्या होता है, मल्टी एडिटिव इनवर्स ही कहना पड़ेगा। किसी ने कहा इसका इनवर्स बताओ, तो अगर कुछ बता नहीं रहा एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव, तो बाय डिफॉल्ट वो मल्टीप्लिकेटिव होता है। बाय डिफॉल्ट क्या, जैसे मैट्रिक्स की दुनिया में हम कहते थे ए मैट्रिक्स का इनवर्स बताओ, तो ए मैट्रिक्स का कौन सा इनवर्स बताना है, वहां पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, ना कि एडिटिव इनवर्स बताना है। तो एडिटिव इनवर्स के किस्म बताना पड़ता है। तो बी ए का क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स, अगर आंसर में आइडेंटिटी मिल रही है तो। और इधर भी बी ए का क्या कराए, अच्छा ए भी बी का मल्टी एडिटिव इनवर्स कराएगा। दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस कहलाएंगे, क्योंकि बी को इधर, ए को उधर, और उधर बी को उधर, ए को उधर रख सकते हैं ना अपन। ठीक है। अब आप खुद सोचो, तो फिर अगर ऐसा है तो बी वेक्टर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव ऑफ ए इनवर्स। यानी कि यानी कि हर वेक्टर का नेगेटिव ही उसका एडिटिव इनवर्स होता है। हर वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर, उसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ही उस दिए हुए वेक्टर का क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है। कोई क्या एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, हमेशा जीरो वेक्टर। गिवन वेक्टर कुछ भी ले लो, हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, जीरो वेक्टर। लेकिन कोई पूछे एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आपका दिया हुआ वेक्टर बताओ। आपने कहा वेक्टर है, तो मेरा आंसर है माइनस ऑफ वेक्टर। इनवर्स के केस में आपने कहा वेक्टर बी, तो मेरा आंसर है माइनस ऑफ वेक्टर बी, क्योंकि मुझे अब जीरो बनाना है तो उसका नेगेटिव जोड़ना पड़ेगा उसमें। चलो रीड आउट करते हैं। ए वेक्टर विच ऑन एडेड, a vector a vector which on added to some vector gives the resultant vector as additive। ए वेक्टर जिसको किसी दूसरे वेक्टर गिवन वेक्टर में जोड़ें तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिलना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी, जो कि क्या है, जीरो वेक्टर। एडिटिव आइडेंटिटी जीरो वेक्टर भी प्रूव कर लिया हमने। तो फिर वो वेक्टर जिसको हम जोड़ रहे हैं इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट गिवन वेक्टर। और आंसर के रूप में हम लिख रहे हैं हम कि नेगेटिव ऑफ एनी वेक्टर एक्ट्स एज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट वेक्टर। हर एक वेक्टर का नेगेटिव ही उसका एडिटिव इनवर्स के रूप में एक्ट करता है। ओके। चलो मैथमेटिकली लिखें तो वेक्टर ए में नेगेटिव वेक्टर ए जोड़ें या कॉम्यूटेटिव तरीके से जोड़ें, यू विल गेट द एडिटिव आइडेंटिटी यानी जीरो वेक्टर। तो यानी कि माइनस ऑफ वेक्टर ए ही उसका क्या है, एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, एनी डाउट्स, नो डाउट्स। चलो जी आ जाओ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। अब ये अलजेब्रा का लास्ट पोर्शन आ गया। अलजेब्रा में हमने क्या सीखा था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। और मल्टीप्लीकेशन मैंने क्या कहा था, तीन तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, एक बार फिर से फटाफट से रिपीट करते हैं। तीन तरीके के मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हैं किसमें, वेक्टर्स की दुनिया में। एक तो आपके सामने दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। दूसरा आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए वेक्टर, वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लीकेशन। अभी वेक्टर का स्केलर से हो रहा है ना। अभी क्या हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट में, वेक्टर का वेक्टर से। और ये वेक्टर का वेक्टर से जो मल्टीप्लीकेशन होता है, ये भी दो तरीके से कैरी फॉरवर्ड कैरी आउट किया जाता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट थोड़े से विस्तृत टॉपिक्स हैं, तो इनके लिए अलग अलग एक्सरसाइज है। 10.3 इसके लिए है और 10.4 इसके फिर एप्लीकेशंस भी होते हैं डॉट प्रोडक्ट के, क्रॉस प्रोडक्ट के। तो ये अलग अलग है, इनको बाद में देखेंगे। अभी वेक्टर से वेक्टर का गुणा नहीं देख रहे, अभी वेक्टर से स्केलर का गुणा देख रहे हैं। समझ गए। सरल सी भाषा में बता दूं वेक्टर से स्केलर के गुणा करने का मतलब, देखो वेक्टर एक ऐसी चीज है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। स्केलर एक ऐसी चीज है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड है। तो जब मैं गुणा करा रहा हूं तो इसके मैग्नीट्यूड का इसके मैग्नीट्यूड से गुणा करा दो, बाकी सब सेम। भाई वेक्टर का स्केलर से गुणा, स्केलर में मैग्नीट्यूड, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। तो मैग्नीट्यूड इसमें भी है, मैग्नीट्यूड इसमें भी है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड का क्या करा दो, मल्टीप्लाई कर दो, उसकी डायरेक्शन सेम रहने दो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाने वाले 10 सेंटीमीटर का एक वेक्टर है, इसको 3 से गुणा कराओ।
3 एक स्केलर है, तो आप नॉर्थ ईस्ट में ही जाती हुई डायरेक्शन रखना, बस जो उसका मैग्नीट्यूड 10 था ना, 10 गुणा 3 30 सेंटीमीटर का मैग्नीट्यूड वेक्टर बना देना। समझ गए? जैसे कि ये एक वेक्टर जा रहा है, यहाँ के अटक रहा है, मैंने कहा इस वेक्टर को 10 से गुणा कराओ, तो अब इसी डायरेक्शन में आप इसको 10 गुना आगे बढ़ा दो, लेंथ बढ़ा दो, बस 10 गुना मैग्नीट्यूड बढ़ा दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्शन वही सेम रखनी है। यही होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। हाँ, लेकिन मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय वेक्टर बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अलग है। ठीक है, वो जब आएगा जब देखेंगे। ठीक है, क्लियर? देखो क्या कहता है, टू मल्टीप्लाई ए वेक्टर बाय सम नॉन जीरो स्केलर। किस, अच्छा, जब जिस स्केलर से आप मल्टीप्लाई करा रहे हो नॉन जीरो होना चाहिए, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा, उसका डॉट रह जाएगा, पॉइंट रह जाएगा। ठीक है ना? तो जब अपन एक वेक्टर को एक नॉन जीरो स्केलर से गुणा कराते हैं, इसका मतलब है टू मल्टीप्लाई द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर बाय दैट स्केलर। उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करा रहे हैं स्केलर से, डायरेक्शन को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक वेक्टर है जिसको अपन ऐसे डिफाइन करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ए कैप उसकी डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर है, और उसको उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर डिफाइन किया जाता है। अब अगर मैं इसको किसी लैम्डा नाम के नॉन जीरो स्केलर से गुणा करा रहा हूँ, वेक्टर को करवा दिया, इसका मतलब ये होता है कि लैम्डा को आप उसके मैग्नीट्यूड से गुणा कराओ, डायरेक्शन सेम रखो। समझ आया? देखो वेक्टर ए है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए छुपा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय इसकी डायरेक्शन यानी कि ए कैप छुपा हुआ है। अब मैंने अगर उस वेक्टर ए को लैम्डा नाम के स्केलर से मल्टीप्लाई करा दिया, तो वो लैम्डा डायरेक्शन से मल्टीप्लाई नहीं होगा, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय ए कैप। आ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ। ठीक है, सो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यू वेक्टर, और डायरेक्शन वही हो जाएगी भाई, इसका इससे प्रोडक्ट एक वेक्टर ही मिलेगा, तो उस वेक्टर में भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन वही जो पहले वाली थी, ए कैप का ए कैप, लेकिन मैग्नीट्यूड आज की तारीख में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है नहीं, लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है माना जाएगा। समझ गए ना सारी बातें? ओके चलो, इसको पिक्चोरियली देख लो, काफी सरल है ये, पिक्चोरियली देखना तो इसको अलग से नहीं करते हैं, ऐसे ही देख लो। देखो मान लो कि ये वेक्टर ए है, इसकी डायरेक्शन कुछ दिख रही है आपको, नॉर्थ ईस्ट टाइप की दिख रही है ना, और ये इसका मैग्नीट्यूड, अभी मैंने इसको 4 यूनिट में डिवाइड किया, तो 4 यूनिट से इसका मैग्नीट्यूड मान लो। अब मैंने जैसे इस वेक्टर ए को हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो हाफ एक स्केलर है, तो ये स्केलर से वेक्टर को गुणा करना हो गया, तो क्या होगा, उसी डायरेक्शन में देखो, उसी डायरेक्शन में जाता हुआ एक मैग्नीट्यूड एक वेक्टर मिला, लेकिन अब उसकी उसकी जो लेंथ है वो 2 यूनिट रह गई, क्योंकि इधर 4 थी, 4 का आधा 2 होता है। समझ गए? ठीक है ना, हाफ कर दिया मैंने। अच्छा, कल को दुगना भी कर सकता हूँ, तो देखो दुगना करते ही क्या हो गई, 8 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन डायरेक्शन अभी भी सेम, ये सारे के सारे कोलिनियर वेक्टर्स हैं, चेक करो सबकी डायरेक्शन अभी भी सेम है ना? ठीक है। अच्छा, आप नेगेटिव स्केलर से भी तो गुणा करा सकते हो, आपने कहा नॉन जीरो से कराना है, तो नॉन जीरो मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, बस जीरो नहीं होना चाहिए। तो अभी मैंने वेक्टर ए को हाफ वेक्टर ए से ना करा के माइनस हाफ वेक्टर ए से करा दिया, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, एक तो मैग्नीट्यूड तो आधा हो गया, 1 2 3 4 की जगह 2 ही रह गया, लेकिन माइनस हाफ कराते ही उसकी डायरेक्शन अब अपोजिट हो गई, क्या हो गई, जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन थी आज की तारीख में साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, चेक करो, एरो यहां से हटके यहां लग गया। ठीक है, तो इससे क्या बात साबित होती है, इससे दो एक बात ये साबित हो जाती है कि एक वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके जो वेक्टर मिलेगा, उसकी डायरेक्शन या तो सेम होगी या अपोजिट होगी, तीसरी कोई चीज नहीं हो सकती। अगर आपने पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो सेम डायरेक्शन है, नो चेंज एट ऑल, लेकिन अगर आपने नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो पिछली डायरेक्शन की एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन आपको मिलेगी। लेकिन आज भी ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हैं, कोलिनियर का मतलब होता है सेम लाइन से पैरेलल होना, है ना, दोनों सेम लाइन से पैरेलल। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स की डेफिनेशन हमने यही सीखी थी, ऐसे दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन या तो सेम हो या अपोजिट हो। ठीक है, क्लियर है? और कहीं नहीं जा सकती, और कहीं नहीं जा सकती, एग्जैक्ट अपोजिट होगी, होगी तो होगी, वो भी कब, जब स्केलर जिससे गुणा करा रहे हो वो नेगेटिव है। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का कॉन्सेप्ट लग जाएगा वहां पे, जो हमने पहले सीखा है, डायरेक्शन को अपोजिट करना, समझ गए? और मैग्नीट्यूड 4 थी तो आधी आधा करते ही 2 रह गया। समझ आए? हाँ, यहाँ पे लेमडा एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, जैसे इस केस में वो हाफ है, इस केस में वो 2 है, और इस केस में वो माइनस हाफ है, बट जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेमडा एक कांस्टेंट वैल्यू आपको देगा, वो भी मल्टीप्लाई करो उसको। ओके, चलते हैं आगे। नोट देखो, वो जो भी मैंने बताया वही नोट है। व्हेन वी मल्टीप्लाई ए वेक्टर बाय ए स्केलर, तो दुनिया में दो चीज होगी, मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा ही होगा,
उतना स्केलर टाइप्स हो जाएगा। जैसे 2 गुना कर रहे हो तो 2 गुना मैग्नीट्यूड, 4 गुना कर रहे हो तो 4 गुना मैग्नीट्यूड, हाफ कर रहे हो तो हाफ गुना। जैसे 4 सेंटीमीटर का था तो हाफ करते 2 सेंटीमीटर, 2 गुना करते 8 सेंटीमीटर, माइनस हाफ करते भी मैग्नीट्यूड तो 2 सेंटीमीटर हुआ। तो ये तो चेंज होना तय है। डायरेक्शन के साथ दो चीजें हो सकती हैं, या तो सेम, ठीक है, ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन कवर, है ना। पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया हमने। अच्छा जी, अब मैंने कल आपको हिंट दिए थे कि अभी तक अपन वेक्टर को जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, जो भी अलजेब्रा कर रहे हैं वो केवल उनके नाम के साथ कर रहे हैं। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, उनकी कंपोनेंट फॉर्म तो अभी तक छेड़ी नहीं है। हर एक वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म भी होती है। तो अब क्विकली अपन देखते हैं कि अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में कैसे होगा। जैसे मेरे को वेक्टर ए को वेक्टर बी से जोड़ना है, मेरी जो वेक्टर ए की कंपोनेंट फॉर्म दे रखी हो, जैसे कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और मेरे को वेक्टर बी की भी तो कंपोनेंट फॉर्म दी जा सकती है, जैसे कि -3i कैप प्लस 7j कैप एंड -k कैप। तो अब मैं ए और बी को जोड़ूंगा तो जो मैं वेक्टर सी जो प्राप्त करूंगा वो भी कंपोनेंट फॉर्म में चाहिए होगा, क्योंकि ए और बी भी कंपोनेंट फॉर्म में। तो वो कंपोनेंट फॉर्म इसकी क्या होगी वो सीखना है आपको। काफी सरल सी चीज है, अभी बताते हैं। ठीक है, क्लियर है, करने क्या वाले वो पता चल गया। अब अपन एडिशन सब्ट्रैक्शन या जो भी अलजेब्रा कर रहे हैं कंपोनेंट फॉर्म में चेक कर रहे हैं। ठीक है, चेक करें। ओके, लेट्स सी। ठीक है, तो सबसे पहले एडिशन चेक करें। देखो बहुत ही सरल सी बात है बेटा, आपको कितनी सी बात है क्या, वेक्टर ए को अगर मैंने कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक कर दिया, अभी तक अपन एक्स वाई जेड लिख रहे थे, लेकिन अभी अपन दो वेक्टर लिखेंगे तो फिर एक्स वाई जेड उसमें लिखेंगे तो नीचे क्या लिखेंगे, तो इसलिए थोड़े से नाम बदल दिए, A1 A2 A3। जब वेक्टर ए है तो ये इसका एक्स वाला कंपोनेंट है, ये इसका वाई वाला स्केलर कंपोनेंट है, ये इसका जेड वाला। और बी वेक्टर के साथ सिमिलरली B1 B2 B3। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो उनके स्केलर कंपोनेंट्स को जोड़ूंगा, दैट्स इट, खत्म कहानी। वेरी इजी। A1 + B1 टाइम्स आई कैप, A2 + B2 टाइम्स जे कैप एंड A3 + B3 टाइम्स, ये जो भी नंबर आ जाएगा ये इस फाइनल वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म होगी। वेरी इजी। देखो कहने का मतलब है, एक वेक्टर है ए जो 2 कदम एक्स एक्सिस के अलोंग, 3 कदम वाई एक्सिस के अलोंग और 4 कदम जेड एक्सिस के अलोंग चलने से मिला। मिला। एक दूसरा वेक्टर है वो कुछ अलग 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 चलने से मिला। फॉर एग्जाम्पल वो 4 कदम 2 3 4 था ना ये, तो उसको 5 6 7 ले लो। वो 5 कदम एक्स एक्सिस के अलोंग, 6 कदम वाई एक्सिस के अलोंग और 7 कदम जेड एक्सिस के अलोंग चलने से, तो इन दोनों को जोड़ के जो तीसरा वेक्टर मिलेगा, वो 2 कदम तो ये चल गया था एक्स एक्सिस, 4 कदम वो चल गया था। तो अब ये जो नया वेक्टर ये 6 कदम एक्स एक्सिस के अलोंग चलने पर, है ना। सिमिलरली वाई एक्सिस में 3 + 5 8 कदम वाई एक्सिस पे चलने पर, और 4 + 6, है ना, 4 5 6 10 कदम जेड एक्सिस पे चलने पर वो जो वेक्टर मिलेगा वो हमको इस स्पेस में प्राप्त होगा। डायरेक्शन तो ऑब्वियसली अलग अलग हो जाएगी, यही तो डायरेक्शन है भाई, अभी मैं जो बता रहा हूँ ये डायरेक्शन ही तो है। देखो मेरी बात सुनो, लेट्स से कि ये वेक्टर है 2 कदम i कैप, 3 कदम j कैप, 4 कदम k कैप। ये वेक्टर है 5 6 7। तो 2 कदम एक्स एक्सिस चलना, 3 कदम वाई एक्सिस चलना, 4 कदम जेड एक्सिस चलना, यही तो इस वेक्टर की डायरेक्शन है। उससे जो फाइनल वेक्टर मिलेगा, ये डायरेक्शन ही तो डिफाइन कर रहा हूं मैं, और ये इसकी डायरेक्शन डिफाइन कर रहा हूं। तो अब जो सी वेक्टर बनेगा वो 5 और 2, यानी कि 7 कदम एक्स एक्सिस के अलोंग चलकर, और ये क्या हो गया, सॉरी ये 6 है, 9 कदम वाई एक्सिस के अलोंग चलकर, और 7 और 4 11 कदम जेड एक्सिस के चलकर। यानी कि एक ऐसा वेक्टर जो 2 3 4 चल के, मतलब 2 3 4 में एक पॉइंट, एक 2 3 4 एक पॉइंट ही तो है स्पेस में, है ना, और 5 6 7 भी एक पॉइंट है। तो 2 3 4 उस पॉइंट पे पोजिशन वेक्टर बना दिया मैंने, और फिर 5 6 7 उस पॉइंट पे भी एक पोजिशन वेक्टर बना दिया। दो वेक्टर्स बन गए इस स्पेस में। इन दोनों को जोड़ूंगा तो अब जो फाइनल वेक्टर मिलेगा या तो उसको जोड़ के निकाल लो, या सीधे 7 9 11 वाले पॉइंट पे पोजिशन वेक्टर बना दो, सेम मिलेगा। ठीक है ना, क्लियर है, समझ आया। 2 कदम में ऐसे चला, और एक वेक्टर है जो 4 कदम ऐसे चलता है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर 6 कदम एक्स एक्सिस पे चलेगा नहीं चलेगा, हाँ चलेगा, सिंपल सी बात। क्लियर है। ओके। एडिशन अगर समझ में आ गया तो सब्ट्रैक्शन तो उसका नेगेटिव होता ही है ना। बस ये यहाँ पे ए माइनस भी करना है आपको, तो आप A + B - B कर दो, A + - B कर दो। तो वेक्टर ए की कंपोनेंट फॉर्म यहाँ कॉपी पेस्ट कर दी मैंने, प्लस वेक्टर बी की माइनस और वेक्टर बी की कंपोनेंट फॉर्म यहाँ कॉपी पेस्ट कर दी। माइनस और वेक्टर बी का मतलब है सबके आगे माइनस लगा देना, ये इस पे भी लगा दिया, इस पे भी लगा दिया, इस पे भी लगा। अब जब मैं जोड़ूंगा तो A1 - B1 हो जाएगा,
A2 माइनस B2 हो जाएगा, A3 माइनस, वेरी इजी। प्लस में यहाँ पे प्लस था, माइनस में माइनस हो गया, सिंपल सी बात है। कंपोनेंट फॉर्म में एडिशन सब्ट्रैक्शन देखना काफी सरल सी चीज है, उधर समझना मुश्किल था उल्टा, कि रिजल्टेंट वेक्टर कैसे मिला उनके, जब कंपोनेंट फॉर्म नहीं की बने ना तब समझना मुश्किल है। मल्टीप्लीकेशन में वही मल्टीप्लाई कर दो कंपोनेंट्स को, सारे कंपोनेंट्स को कर दो। अगर वेक्टर ए है मेरे पास एक्स वाई जेड, लेमडा कोई भी नॉन जीरो स्केलर है, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसके सारे कंपोनेंट से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। लेमडा टाइम्स एक्स आई कैप, लेमडा टाइम्स वाई जे कैप, लेमडा टाइम्स जेड कैप, समझ आया। जैसे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, एक वेक्टर है, मैंने कहा इसका 4 गुना कर, 4 टाइम्स वेक्टर ए कर, स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर दे। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन कंपोनेंट फॉर्म में कैसे करेंगे, हर एक स्केलर कंपोनेंट को इसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना। 4 2 जा 8 आई कैप, 4 3 जा 12 जे कैप, एंड 4 4 जा 16 के कैप, समझ आया। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स चलें, तो इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स पहले तो सीख चुके हैं, मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, कंपोनेंट फॉर्म में चल रहा है सब कुछ। कंपोनेंट फॉर्म में इक्वालिटी कैसे देखें, हर एक स्केलर कंपोनेंट सेम, दैट्स इट, हर एक स्केलर कंपोनेंट सेम हो। जैसे वेक्टर ए है A1 A2 A3, वेक्टर बी है B1 B2 B3, और अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर है तो A1 और B1 बराबर होने चाहिए, A2 और B2 बराबर होने चाहिए, A3 और B3, हर एक स्केलर कंपोनेंट सेम है, नेगेटिव भी नहीं होने चाहिए, बराबर ही होने चाहिए। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, -3 भी नहीं चलेगा, तो ये दोनों वेक्टर्स बराबर है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। इक्वालिटी के बाद नेक्स्ट चीज है कॉलिनियरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल है। कॉलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स, देखो इक्वालिटी और कॉलिनियरिटी में फर्क क्या होता है। इक्वालिटी का मतलब ये वेक्टर ए है तो वेक्टर बी सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, ये तो होती है इक्वालिटी। कॉलिनियरिटी क्या होती है कि ज्यादा भी हो सकता है पर सेम लाइन के पैरेलल हो। तो देखो वेक्टर ए और बी इक्वल हैं, लेकिन वेक्टर ए और सी कोलिनियर है, वेक्टर बी और सी भी कोलिनियर है, अच्छा वेक्टर ए और बी भी कोलिनियर है, तो इक्वल होते कोलिनियर तो अपने आप हो जाएंगे, लेकिन कोलिनियर होते ही इक्वल होने की गारंटी नहीं है। अच्छा, कोलिनियरिटी में तो डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है ना, ये एरो यहां भी लग सकता है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। अब कंपोनेंट फॉर्म में देखो, कंपोनेंट फॉर्म में अगर मेरे पास वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, तो मैं कोलिनियर है या नहीं है कैसे चेक करूंगा। तो देखना ध्यान से, ए और बी कोलिनियर तब माने जाएंगे जब वेक्टर ए को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके बी प्राप्त हो सकता हो, या उल्टा वेक्टर बी को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके वेक्टर ए प्राप्त हो सकता हो, ठीक है। जैसे कि ये है 2, ये है 3, ये है 4, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, और मान लो ये है 4 6 9, तो आप चेक करो इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करके ये वेक्टर मिला है कि नहीं मिला है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये 8 होगा, 2 4 जा 8। अगर वेक्टर ए को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके वेक्टर बी मिल सकता है तो ये दोनों कोलिनियर हैं, अदरवाइज ये दोनों कोलिनियर नहीं है। उल्टा भी चेक कर सकते हैं कि बी को किसी स्केलर से, जैसे बी को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, बी को हाफ से मल्टीप्लाई करो, ए मिल जाएगा। अगर ऐसा चेक करना है आपको कि उसके सारे कंपोनेंट्स और इसके सारे कंपोनेंट्स में ये रिलेशन होना चाहिए कि उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ये मिल रहे हैं, सेम स्केलर से, इसको या फिर इसके स्केलर कंपोनेंट्स को किसी स्केलर कंपोनेंट्स को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके वो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, तब तो ये दोनों कोलिनियर हैं, नहीं तो नहीं है। ठीक है, देखो क्या कहता है, सरल सी बात है कि वेक्टर ए को लेमडा टाइम्स वेक्टर बी लिखा जा सकता है या वेक्टर बी को लेमडा टाइम्स वेक्टर ए लिखा जा सकता है, तब तो ये कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। आई डबल एफ का मतलब पता है ना आपको, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ हम तब लगाते हैं मैथमेटिक्स में जब इससे ये बात कही जा सकती हो और वापस इससे वो बात कही, यानी दोनों एक दूसरे के रिजल्ट्स एंड इफेक्ट्स हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है, रिजल्ट्स एंड कॉसेस। अगर ए और बी कॉलिनियर है तो ये भी कही जा सकती है, और अगर ये बात कही जा रही है तो ए और बी को कॉलिनियर भी कहा जा सकता है, इससे ये बात कही जा सकती है, इससे ये बात कही जा सकती है, समझ गए। सिमिलरली इस वाले केस को भी ले सकते हो आप कि इससे ये बात भी कही जा सकती है, एंड सिमिलरली इससे वापस वो बात भी कही जा सकती है। ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म में आ जाए तो देखो, इसका मतलब वेक्टर ए की कंपोनेंट फॉर्म मैंने ये लिख दी यहाँ पे A1 A2 A3 लेमडा टाइम्स वेक्टर बी की मैंने कंपोनेंट फॉर्म यहाँ लिख दी। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो अब आप इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स अभी अभी अपन ने सीखा है, तो यहाँ पे इसका एक्स वाला कंपोनेंट कौन सा है, ये यहाँ पे इसका एक्स वाला कंपोनेंट लेमडा टाइम्स B1 हो जाएगा, तो A1 की वैल्यू लेमडा टाइम्स B1, सिमिलरली A2 की वैल्यू लैम्डा टाइम्स B2, मैंने ये वाला केस नहीं लिया, मैंने ये वाला केस लिया, कोई सा भी ले सकते हो, है ना। फिर A2 की वैल्यू लैम्डा टाइम्स B2 और फिर A3 की वैल्यू लैम्डा टाइम्स B3। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से अगर लैम्डा की वैल्यू निकाली जाए तो A1 बाय B1 आएगी,
यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाली जाए तो a2/b2 आएगी, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाली जाए तो a3/b3 आएगी। दैट मीन्स लैम्डा इक्वल टू a1/b1 इक्वल टू a2/b2 इक्वल टू a3/b3। दैट मीन्स इनकी रेशियो को चेक करना है, दैट इज इट। इनका रेशियो अगर कांस्टेंट आता है तो कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। ये दोनों एक्जैक्टली इक्वल आते हैं तब तो इक्वल है, और अगर प्रोपोर्शनल आते हैं, ये प्रोपोर्शनल हो गया। वही डिफरेंस जो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में होता है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होते हैं, साइड्स इक्वल होती हैं। सिमिलैरिटी में क्या होती है, साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स में क्या है, स्केलर कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं। कॉलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स में स्केलर कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर इक्वल है तो ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल भी होंगे। बस जब बराबर हो गए 2:2 तो 2/2 रेशियो 1, 3/3 रेशियो 1, 4/4 रेशियो 1। ठीक है, लेकिन अगर प्रोपोर्शनल है तो इक्वल होने की गारंटी नहीं है। समझ आ रहा है? ओके, तो उसके बाद आ जाओ नीचे, और a1/b1 कर लो, या a2/b2 कर लो, या a3/b3 कर लो, यू विल गेट द सेम स्केलर, सेम रेशियो मिलना चाहिए, वेयर लैम्डा शुड बी ए नॉन जीरो स्केलर। अगर ये बात साबित हो जाए तब कह देना कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है, यानी कि उनके स्केलर कंपोनेंट्स का रेशियो चेक कर लेना। समझ गए? तो इक्वालिटी कोलिनियरिटी में डिफरेंस समझ में आ गया। ओके, अब एक मल्टीप्लीकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, वो ध्यान से देखो। 3 होते हैं ये। तो देखो चीजें क्या है, बहुत सारी हैं। प्रॉब्लम ये है, बाकी हैं सारी सरल। ठीक है ना? चलो देखो ये क्या कहता है कि दो वेक्टर्स को सेम स्केलर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, या दोनों को जोड़ के सेम स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही। ये रियल नंबर्स वाला केस हो गया। हो गया ना, जैसे 3 × 5 करके आप 3 × 6 करो, तो आप 3 को कॉमन ले लेते हो बाहर और 5 + 6 लिख देते हो। इसी को तो कहते हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ये मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है, कभी भी उल्टा नहीं होता। 3 × 5 हो तो आप सोचो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो क्या? 3 + 5 × 3 + 6 नहीं कर सकते, लेकिन बाहर इंटू और अंदर प्लस है तब कर सकते हो। 3 × 5 3 × 6 को जोड़ दो। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमेशा मल्टीप्लीकेशन का एडिशन पे लगता है, चाहे से रियल नंबर का केस हो, चाहे से मैट्रिसेस की दुनिया का केस हो, चाहे से सेट्स हो। सेट्स में भी आप याद करो इंटरसेक्शन का यूनियन पे लगता था। समझ गए? और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का एडिशन पे ही लगेगा। कुल मिला के एक तरीके से के को कॉमन ले लिया, या फिर यहां से यहाँ देखो RHS से LHS देखो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया मल्टीप्लीकेशन का ओवर एडिशन। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या है, अब उल्टा करो। दो वेक्टर्स और एक स्केलर था ना, अब दो स्केलर्स सेम वेक्टर। तो उसमें क्या कर रहे थे, जब ये वेक्टर अलग अलग थे तो वेक्टर्स को जोड़ रहे थे। इसमें क्या करेंगे, जब स्केलर्स अलग अलग है तो स्केलर्स को जोड़ेंगे। समझ गए? क्लियर है? कहने का मतलब है 3 × 6 करो प्लस 4 × 6 करो, तो ये 6 तो सेम है ना, तो पहले 3 + 4 यानी 7 × 6 कर दो, बात एक है। तो k+m करके फिर आप वेक्टर ऐसे जोड़ दो। दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ में आ गए। अब तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, स्केलर इंटू वेक्टर है, तो दोनों स्केलर्स को गुणा कर दो और फिर वेक्टर से गुणा कर दो। कहने का मतलब है 3 × 5 × 7 हो, तो पहले आप 3 × 5 = 15 × 7 कर दो, मान लो कि ये वेक्टर। सो तीनों सरल से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हैं, बस लिखना जरूरी था क्योंकि कॉन्सेप्ट पहली बार पढ़ रहे हैं। दैट दिस इज द डिफरेंस। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? सो यहाँ पे हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस भी खत्म होते हैं। देखना बाहर आ गए के बच्चे 11th वाले, प्रियांशु। अब हमारे दो टॉपिक्स बचते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली कल ही कर पाएंगे, आज टाइम हो गया है। आ गए सारे लोग? सौम्य आ गई, चलो ठीक है फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे दो टॉपिक्स बचते हैं बच्चों, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स पहला पॉइंट जो बचता है, और उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला जो दूसरा। अब सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है 11th 10th में दोनों में, बस अभी वेक्टर्स की दुनिया में पढ़ना है उसको। ठीक है, ये कल कर, और टाइम बचेगा तो फिर चालू कर देंगे। ठीक है, इतने नोट्स साथ के साथ कंप्लीट करते जाओ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।